नमस्कार दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। जो रिसेंट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें काफ़ी बातें की गई हैं। हमने इस पे 2 कंप्लीट लेक्चर्स बनाए हैं। तो आज हम इसे इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग से देखेंगे कि किस तरीके से जो इकोनॉमिक थ्योरी है वहाँ एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी में वहाँ ये किस तरीके से मेल खाती है और फ्यूचर किस तरीके का होगा। खास करके जनवरी 2022 में और 2023 की भी हम इसमें थोड़ी सी बात करेंगे। जो अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उन पर बात करेंगे, ऑब्जर्वेशंस इसमें देंगे। आरबीआई ने जिस तरीके से उन्होंने ग्रोथ रेट को 9.5 पे रखा है, इन्फ्लेशन की दर को उन्होंने जिस तरीके से एड्रेस किया है, उन्होंने ये तक कहा है कि जो उनकी प्राथमिकता है अभी ग्रोथ 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 की तरफ है और इन्फ्लेशन जो है ये ट्रांजिटरी है, एक तरीके से इसे काबू में कर लिया जाएगा। और अभी जो आंकड़े आए हैं उससे पता चला ये है कि 3 महीनों के अंदर, आंकड़ों के लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि उस समय इन्फ्लेशन दर कम दिखाई दे रही है ऑन पेपर, लेकिन जो है इस वक्त आप देखें किस खास तौर पर फूड इन्फ्लेशन के आप प्राइसेस देखें, आप सभी इसे दो चार होना पड़ रहा है। पेट्रोलियम प्राइसेस के आप प्राइसेस देखें, इसमें फूड इन्फ्लेशन, फ्यूल प्राइसेस, अब इन सबको देखें तो आपको लगता है कि मौजूदा चुनौतियां जो हैं अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी सारी हैं। लेकिन इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है और किस तरीके से आरबीआई ने इसको इस तरीके से एक तरीके से संतुलन बनाने की कोशिश की है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, हम इसमें इकोनॉमिक थ्योरी पर ज़्यादा तवज्जो देने वाले हैं। तो इसमें अब बात ये आती है निकल करके कि जो आरबीआई है, क्या ये सामान्य दर व्यवस्था की तरफ लौटने का पहला संकेत ये दे चुकी है या नहीं दे चुकी है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको लिखने में भी पूछे जा सकते हैं, मेंस में, और खास करके आपको इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है। तो जो आपने स्पीच सुनी होगी, पूरी उसका एनालिसिस आपने देखा होगा, उसके बाद जो उनके अंदर जो एक तरीके से जो बातें हैं जो अर्थशास्त्र के हवाले से हैं वो क्या कहती हैं हमें इसके लिए, तो हमें उस पर भी इस पर बहुत गहरी पकड़ होनी चाहिए। तो चलिए हम उसी को शुरुआत करते हैं। तो आरबीआई की अगर हम बात करें, जो उनकी मौद्रिक नीति समिति है, जो इसकी जो 3 दिवसीय बैठक के बाद जो इन्होंने नतीजे पर एक तरीके से सभी मार्केट्स ऐसा मान रहे थे, इकोनॉमी ऐसा मान रहे थे, काफ़ी हद तक ये था कि उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि इस वक्त जो इकोनॉमी का माहौल है वो एक तरीके से ये देखा जाएगा कि इसमें एक स्टेबिलिटी को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे इसकी, और एक या किसी तरीके का शॉक या किस तरीके का ओवर एस्टिमेशन या एक तरीके एंथुजियाज्म नहीं देना चाह रहे थे। तो उसमें किसी को आश्चर्य नहीं था। तो पहली बात तो ये हुई। लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी बातें जो अपने पिछले 2 लेक्चर्स में भी काफ़ी सारी बारीकियां पकड़ी हैं, और इसको हम और ज़्यादा इंसाइट्स के इसमें बर्ड्स आई व्यू के तौर पर हम इसे देखेंगे। तो एनपीसी के बाद इसमें आपको मैं एक कैविएट देता चलूँ, आपको यहाँ में एक बैकग्राउंड देता चलूँ यहाँ पे, कि जो एनपीसी की बैठक के बाद जो वक्तव्य जारी किया गया था उसमें ये कहा गया है आरबीआई की तरफ से कि घरेलू और वैश्विक आर्थिक हालात और जो वित्तीय परिस्थितियां जो हैं सहित भविष्य को ध्यान में रखते हुए नीतिगत दरें जो है सर्वसम्मति से अपरिवर्तित यानी कि अनचेंज रखने का निर्णय लिया गया है। तो उन्होंने जो फैक्टर्स दिए थे, एज एन एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि पहला जो है कि आपका जो घरेलू और वैश्विक मैक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक जो आर्थिक हालात हैं, खास करके पोस्ट कोविड के केस में सेकेंड वेव के बाद के जो हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक ग्लोबल फैक्टर्स की यहाँ पर बात हुई है। इसके बाद इन्होंने घरेलू इकोनॉमी की बात की है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि जो वित्तीय परिस्थितियाँ यानी कि जो फाइनेंशियल हमारी यहाँ जो कंडीशंस हैं उनको देखते हुए, उसके साथ भविष्य को ध्यान में रखते हुए, तो ये इंपॉर्टेंट है एक तरीके का इन्होंने फोरकास्ट को। तो ये 4 बातें अगर आप आंसर्स में लिखेंगे तो आपके आंसर में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये एक तरीके से सर्वसम्मति इन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया। मैं आपको ये बताऊंगा कहाँ पे सहमति थी उसमें। तो इसको अनिर्णय यानी कि अनचेंज रखने का निर्णय लिया गया है। तो उनका जो आप इसे आरबीआई की साइट पे भी देख सकते हैं। तो तो वक्तव्य में ये भी कहा गया है कि जो आरबीआई है यानी कि जो केंद्रीय बैंक है, ये आर्थिक वृद्धि दर मजबूत होने और आवश्यकता महसूस होने तक उदार रवैया जारी रखेगा। तो मैं जिसकी बात कर रहा था कि कोई एक तरीके का शौक नहीं देना चाह रही थी या ओवर एंथुजियाज होकर के नहीं बात करना चाह रही थी, क्योंकि आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन थोड़ा सा और जूम करेगा, खास करके 2022-2023 में, और खास करके जिस तरीके से क्रूड जो है वो एक अनसर्टेन जोन में चला गया है। तो इसके बाद जो एक तरीके से जो आरबीआई की तरफ से जो ये मानना है, जो उन्होंने कहा है, वो ये कहा है कि जो आर्थिक वृद्धि दर जो है यानी कि जो ग्रोथ रेट है, जब तक ये मजबूत होने के लिए और आवश्यकता महसूस हुई तब तक जो है उदार रवैया ये जो है जारी रखने वाले हैं। तो इसके साथ जो बात निकल करके आती है वो ये आती है कि एमपीसी जो है कि 6 में से, जो एमपीसी के जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 में से केवल एक सदस्य ने जो व्यक्तित्व जो ये आपका जो ये वक्तव्य दिया गया है इसके इस्तेमाल में जो शब्दावली है उस पर आपत्ति जताई थी। तो अब उसको उनका नाम लेना थोड़ा ठीक नहीं, लेकिन
कि नहीं, आप आराम से आपको पता चल सकता है। तो हालांकि जो है तमाम मिलती जुलती बातों के बावजूद जो है नीतिगत दरों में जो ये बैठक जो जून से थोड़ी सी अलग नजर आती है। तो आप जब आंसर्स लिखते हैं तो आपको ये बताना होगा कि जो जून की जो एमपीसी की तरफ से जो बातें कही गई थी वो इसमें किस तरीके से अलग थी। अगर आप कह देंगे तो कि बिल्कुल इसमें कोई खास नहीं, दरें चेंज नहीं होती, ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा आंसर का। तो उसमें से हम जो बड़ी बात है वो अलग किस तरीके से नजर आती है कि अब जो आरबीआई ने कहा है कि देश की वृद्धि दर को लेकर अधिक विश्वास से भरा लगता है, यानी कि ग्रोथ रेट को लेकर के उनको थोड़ा, इसलिए उन्होंने अनचेंज रखा है उसे 9.5 का जो आंकड़ा दिया है। और बढ़ती महंगाई दर पर भी एक तरीके से स्पष्ट रूप से पहले से और अधिक सतर्क, इसको कहते हैं और अधिक कॉशियस हो गया है या सतर्क हो गया है। तो इसमें ये दो बातें आपको बेहतरीन तरीके से अंडरलाइन करनी पड़ेंगी जून से और अब में। एक तो ये है कि ग्रोथ रेट को लेकर काफी अधिक इसमें विश्वास आ रहा है, और दूसरा यह है कि बढ़ती महंगाई के लिए भी एक तरीके का कॉशियस रवैया। मैंने आपको कल आंकड़ों से बताया था किस तरीके से इन्होंने इन्फ्लेशन दर में जो है, क्योंकि आगे बढ़ कर के आंकड़ा आएगा तो ये कहेंगे कि हमने उसके करीब ये आंकड़ा रखा है, वो पिछले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया था। इसके बाद जो है कि इसमें जब जो एक्चुअल में जो हुआ है ये कि आरबीआई ने किस तरीके से जो चालू वित्त वर्ष है ये जो आपका, तो इसमें जो आरबीआई की तरफ से जो ये महंगाई का अनुमान जो है ये बढ़ा दिया गया है। तो आरबीआई ने अब ये किस तरीके से किया है आपको एज एन एस्पिरेंट पता होना चाहिए। तो इसमें जो पहली चीज आती है VRRR, यानी कि वी के बाद 3R है। तो इसका क्या मतलब होता है कि, तो ये इसका मतलब ये है कि आरबीआई ने 14 दिन की अवधि वाली वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, मैं आपको फिर से बताता हूं, VRRR, यानी इसका मतलब यह है कि 14 दिन की अवधि वाली वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, जिसको VRRR कहते हैं। तो ये जो नीलामी आकार को भी 2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। ये बात आपको अपने आंकड़ों में लिखनी पड़ेगी। इसके बाद इस तरीके से है कि इस तरीके से महंगाई दर को लेकर आरबीआई का जो रुख है और जो VRRR के जो तहत नीलामी का आकार जो दुगना है, इसमें एक तरीके से जो मैसेज निकल करके आया वो ये है कि इससे ये लगता है कि एज एन इकोनॉमिक सेंस में कि जो सेंट्रल बैंक है हमारा, जो आरबीआई है, ये सामान्य नीतिगत व्यवस्था की तरफ लौटने का संकेत दे दिया है। तो अगर आपसे पिन पॉइंट क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में पूछा जाए या आप इसे आंसर्स में हाईलाइट करेंगे तो आपको ये बताना होगा कि किस तरीके से VRR यानी कि 14 दिन की अवधि वाले जो वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो है, इसकी जो नीलामी का जो आकार है ये भी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इस तरीके से महंगाई को लेकर जो आरबीआई का जो रुख है और जो VRRR के तहत जो नीलामी का आकार दुगना है, इसका स्पष्ट संकेत है एज एन इकोनॉमिक सेंस में कि जो आरबीआई है इस सामान्य नीतिगत दर व्यवस्था की तरफ लौटने का संकेत दे दिया गया है। अब ये कितना एक तरीके से इसको अंडरप्ले किया गया है, लेकिन इससे इकोनॉमिक सेंस में स्पष्ट दे दिया गया, यानी कि भविष्य के लिए एक तरीके से आपको इंडिकेटर आरबीआई की तरफ से इस बात से मिल जाता है। तो VRR ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कई बार एमसीक्यूज में पूछ लें, लेकिन आप जब इंटरव्यूज में देंगे तो आपको इतनी बारीकी से बताएंगे तो आपको इससे जरूर मदद मिलेगी। इसके बाद जो एक चीज और निकल करके आती है, तो इसी वजह से हुआ क्या है, इसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि 10 वर्ष की अवधि के बॉन्ड पर जो प्रतिफल है 6.205%, यानी मैं फिर से आपको बताता हूं कि इसी वजह से जो 10 वर्ष की अवधि के जो बॉन्ड्स हैं उनका जो प्रतिफल है वो 6.205% के 4 आधार अंक जो है 4 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.24% हो गया। अब आपको ये आंकड़ा लग सकता है कि 6.205 से 6.24 कर दिया तो इट्स प्रैक्टिकली सेम, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क है। और ये जो इस तरीके से जो 10 वर्ष की अवधि का जो बॉन्ड का ये प्रतिफल है, तो इसका मतलब भी इससे पता चलता है कि आरबीआई जो है ये नीतिगत व्यवस्था की तरफ, यानी कि सामान्य नीतिगत व्यवस्था की तरफ लौटने का संकेत दे रही है। एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको ये, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के तौर पे आपको ये पता होना चाहिए बारीकी से। इसके बाद हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं तो हम ये पाते हैं कि आरबीआई के एक तरीके से आरबीआई ने जिस तरीके से जोर देकर कहा है कि नीलामी का जो आकार है इसको बढ़ाए जाने को सामान्य नीतिगत दर व्यवस्था की तरफ बढ़ने के संकेत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। तो ये गवर्नर शक्तिकांता दास ने इसको कहा है कि नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन एज एन इकोनॉमिक सेंस इंडिकेटर इसी तरफ है। तो ये डॉक्टर शक्तिकांता दास ने, आरबीआई गवर्नर ने ये भी कहा था कि ये जो केवल नकदी प्रबंधन का एक उपाय है, यानी कि उन्होंने ये जो इसकी जो रीजनिंग दी है आरबीआई की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि जो नकदी प्रबंधन है उसके लिए ये उपाय किया जा रहा है। लेकिन ये जो चीज है ये आपको जनवरी में 2022 में और जनवरी 2023 के स्टार्ट में आपको पता चलेगा जो ये स्टेप्स अभी लिए जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से आरबीआई ने इसको साफ करने की कोशिश की है, लेकिन अंडर द करंट जो है ये बनी
बनी रहेगी बात। इसके बाद एक बात और निकल करके आती है, वो ये आती है कि जो वित्तीय प्रणाली में जो इस समय जो नकदी है, अब आप ये पूछ सकते हैं कि इस वक्त मौजूदा अर्थव्यवस्था के अंदर कितनी नकदी है एक तरीके से। तो वित्तीय प्रणाली की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि इस समय जो 11 लाख करोड़ रुपए की सर्वकालिक स्तर पर जो है वो पहुंच गई है। यानी कि इस वक्त जो वित्तीय प्रणाली में जो नकदी है इस वक्त वो आपके सर्वकालिक स्तर यानी 11 लाख करोड़ पर पहुंच गई है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है एज एन इकोनॉमिक्स वो ये है कि जो सरकारी प्रतिभूति खरीद कार्यक्रम है, यानी कि जिसको हम जीसैप भी कहते हैं, ये पिछले 2 लेक्चर से मैंने अच्छे से बताया है। तो सरकारी प्रतिभूति खरीद कार्यक्रम है और दूसरी तिमाही में जो अल्प अवधि का जो ट्रेजरी बिल बनाए गए, यानी मैं आपको फिर से बताता हूँ। एक तो पहली बात इसमें जो गौर करने वाली है वो उसको ये है कि वित्तीय प्रणाली में इस तरफ जो है ऑल टाइम हाई यानी सर्वकालिक स्तर पर पहुंच गई है। जो नकदी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं वो कितनी है, 11 लाख करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ जो इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो स्लाइड पे चलते हैं, और इसमें जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो सरकारी प्रतिभूति खरीद कार्यक्रम यानी कि हम जिसको जीसैप कहते हैं, वो दूसरी तिमाही में अल्प अवधि के जो ट्रेजरी बिल बनाए गए हैं। मैं फिर से आपको कहता हूं कि जो जीसैप है ये दूसरी तिमाही में सेकंड क्वार्टर के अंदर जो है अल्प अवधि के ट्रेजरी बिल जो बनाए गए हैं, बनाए जाने के बाद से जो ये नकदी की उपलब्धता है ये लगातार बढ़ती रहने वाली है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू का बनता है कि इससे इस एक्शन के बाद क्या वो बढ़ेगी या घटेगी। तो तुक्का मारने की बजाय या एक अनडिसाइडेड आंसर देने की बजाय से अब आप इसका आसानी से देख सकते हैं कि इससे जो नकदी की उपलब्धता है वो लगातार बढ़ेगी। मैं इसको आपको फिर से बताता हूँ, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा। यानी कि जो वित्तीय प्रणाली में इस समय मौजूदा स्थिति जो है नकदी की, वो 11 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक यानी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई है। इसके बाद जो जीसैप का कार्यक्रम है, यानी कि जिसको सरकारी प्रतिभूति खरीद कार्यक्रम के तौर पर देखा जाना चाहिए, किसके लिए, सेकंड क्वार्टर के लिए, जो अल्प अवधि के जो ट्रेजरी बिल भुनाए गए हैं, इनसे भुनाए जाने से नकदी की उपलब्धता तो है लगातार बढ़ेगी। तो क्वेश्चन आपको जाएगा अनचेंज रहेगी, कम हो जाएगी, या इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये जो है इस स्टेप से नकदी की जो उपलब्धता है ये लगातार बढ़ती रहेगी। तो ये पहली बात है, यानी कि नकदी की उपलब्धता बढ़ रही है। अगर इकोनॉमी के अंदर एक लिक्विडिटी अगर आती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक सेंस में तो ये सभी को पता है बात। अब हम इसको कोविड के हिसाब से समझते हैं। तो जो कोविड-19 की जो महामारी है, इसके दौरान जो आरबीआई ने जो वीआरआर के जो हमने इसमें बात की थी उसको किनारे कर दिया था। यानी कि मैं आपको फिर से बताता हूँ, कोविड-19 महामारी के दौरान आरबीआई ने वीआरआर को किनारे कर दिया था, मगर जनवरी में इसकी दोबारा शुरुआत हुई थी। तो आप ये इसको गौर करें, जब ये कोविड-19 महामारी के दौरान जो है, ड्यूरिंग जिसको कह सकते हैं कि आरबीआई ने वीआरआर को एक तरीके से किनारे कर दिया था, मगर जनवरी में इसकी दोबारा शुरुआत हुई। अब जो इसमें बात आती है वीआरआर में, आपको फिर से बताता चलूं, ये जो है आपका वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसके बाद जो जनवरी में जब इसकी दोबारा शुरुआत हुई थी, तो अब आरबीआई ने सितंबर के दूसरे पखवाड़े तक जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से इसका जो आकार है वो बढ़ाकर, जैसा कि मैंने पहले कहा, 4 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4 लाख करोड़ रुपए का निर्णय किया है। तो इससे जो बात निकल करके आती है वो ये है कि जो वीआरआर नीति दर, जो दैनिक रिवर्स रेपो प्रणाली में, फिर से कहता हूँ, वीआरआर नियत दर है जो आपकी दैनिक रिवर्स रेपो, यानी कि जो फिक्स्ड रेट डेली रिवर्स रेपो विंडो इसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स में। यानी कि फिक्स्ड रेट डेली रिवर्स रेपो विंडो, यानी कि इसको एक तरीके से अभी समझें कि वीआरआर नियत दर जो दैनिक रिवर्स रेपो प्रणाली की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसको कि इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं कि फिक्स्ड रेट डेली रिवर्स रेपो विंडो। तो इसमें इसके एक पैरेलल है, यानी कि इसके समानांतर है, जहां क्या होता है कि इसमें बैंकों की भी आप इसमें बात रखें ध्यान में। तो जहां बैंकों को आरबीआई ने अपनी जो है अधिशेष रकम रखने पर 3.35% ब्याज मिलता है। तो ये एक अलग से एक आंकड़ा आता है, ये भी आपको इसमें नजर रखनी चाहिए। इसके बाद जो बात निकल करके आती है वो ये है कि आरबीआई जो है आर्थिक वृद्धि को लेकर पहले से अधिक उत्साहित नजर आ रहा है। यानी कि ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, अगर आप उस पूरी प्रेस ब्रीफिंग को देखें, उसके बाद आप शक्तिकांता दास जी के इंटरव्यू को देखें, तो वो ग्रोथ 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 कर रहे थे कि यानी ग्रोथ को लेकर काफी उत्साहित है। जबकि आईएमएफ ने ग्रोथ कम की है, गोल्डमैन सैक्स ने इसका आंकड़ा इसको रिवाइज करके कम किया है, लेकिन फिलहाल जो है आरबीआई इस पे उम्मीदें लगाए बैठा है। तो इसके बाद जो है कि आरबीआई इस पर ऐसा क्यों कह रहा है, यानी कि जो बिलीव करता है आरबीआई वो ये मान के चलता है, इसलिए ऐसे ग्रोथ पे उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि आरबीआई का ऐसा मानना है कि कोविड महामारी की जो दूसरी लहर है ये कमजोर पड़ रही है, और इसके बाद देश में जो है आर्थिक गतिविधियों में तेजी आनी शुरू हो गई है। तो इससे कोई इनकार भी नहीं है, ये एक तुमसे कॉमन सेंस वाली बात है। इसके साथ साथ जो आरबीआई की तरफ से, यानी कि जो केंद्रीय बैंक है, इसमें यह भी कहा है कि निवेश की जो मांग है भले ही नहीं बढ़ी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो भले ही अभी नहीं बढ़ी है, लेकिन जिस तरीके
जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कॉर्पोरेट सेक्टर का आह्वान किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अब आप आगे आइए, हम आपके लिए पहले ही काफ़ी कुछ कर चुके हैं और कुछ करना चाहते हैं तो वो सरकार को बताइए, तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। तो ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन जो क्राइसिस में आ जाएगा वो इन्वेस्टमेंट को लेके आ जाएगा कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होती इकोनॉमी में तो आने वाला वक्त जो है वो और ज़्यादा इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटीज़ को मुश्किल कर देगा और उनको गहरा देगा। तो इसमें जो है आरबीआई इसलिए ग्रोथ 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 का बार-बार कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है केंद्रीय बैंक ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से निवेश की मांग अगर नहीं भले ही नहीं बढ़ी है, लेकिन जो क्षमता इस्तेमाल बढ़ाने, जिस तरीके से अब इन्होंने जो एग्जाम्पल साइट की हैं वो ये है कि जैसे इस्पात की बढ़ती खपत, यानी कि इसमें पूंजीगत वस्तुओं के पहले से अधिक आयात से सुधार में तेजी आनी चाहिए। तो इस तरह के स्टेप्स लेके इकोनॉमी को एक तरीके से इसको कहते हैं कि किसी भी तरह से बस इकोनॉमिक्स को आगे भेजने का इसको प्रयास के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन ये कितने सक्सेस होंगे ये आपको सितंबर में और जनवरी 2022 में जाकर के पता चलेगा। तो आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जो आर्थिक वृद्धि दर का जो अनुमान है, जैसे कि मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में बार बार कहा, 9.5% पर अनचेंज रखा है। तो लेकिन आपको पता चल गया है कि किस वजह से आरबीआई ने जो कहा उसके अंडर का इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन क्या है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम वित्त वर्ष 2023 की अगर इसमें पहली तिमाही की जो वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर है वो 17.2% रहने का अनुमान लगाया गया है, यानी कि उस वक्त डबल डिजिट में तो आ जाएगी, क्योंकि आपका जो नीचे का जो बेस ईयर होगा उससे जब कंपेयर करेंगे तो जब 17.2, उसमें अब मीडिया रिपोर्ट्स को ना जाए कि ये अनप्रेसिडेंटेड, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये जो होगा 2023 के अंदर पहली तिमाही के अंदर यानी कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 17.2% पर ये आने का अनुमान लगाया गया है। तो उस वक्त एक अलग तरीके, लेकिन आपको आधार अभी से इसके मिलने शुरू हो गए हैं संकेत। अब इसमें बात आती है कि जो सेंट्रल बैंक ने एक तरीके से इस बात पे भी काफी ज्यादा अहमियत दी है, इस पर भी जोर दिया है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं धीरे धीरे शुरू होना और मॉनसून जिस तरीके से सक्रिय है इससे जो है अर्थव्यवस्था के अंदर सुधार आएगा, यानी कि डेल्टा वेरिएंट को, कोविड की थर्ड वेव को, ये कह रहे हैं कि हम काफी हद तक, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफी जोरों पर चल रहा है, तो उसको लेकर के इनका मानना है कि किस तरीके से आर्थिक गतिविधियां जो है जब ये शुरू हो जाएंगी उससे डिमांड स्टिमुलेट हो जाएगी। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स तो सरकार पहले से करती आ रही है, तो इसको लेकर के इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ के पैरामीटर पे काफी चढ़ जाएगी। इसके बीच में अगर इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत अगर आगे चला जाता है तो उससे फिलहाल आरबीआई को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आरबीआई इसके लिए कॉशियस रुख हमेशा से बना के रखा है। तो अब इसमें अगर हम इसको और थोड़ा सा इसको गहराई से देखें तो हम ये देखते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, ये आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि सरकार ने, भारत सरकार ने जिस तरीके से जो कदम उठाए हैं उनसे भी जो है अर्थव्यवस्था को मौजूदा संकट में तेजी से बाहर निकलने में मदद करेगी। यानी कि उन्होंने उसी बात को इको किया है, इसी बात को उन्होंने रिपीट किया है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लगातार कहती आई है। और अगर आप इसको थोड़ा सा और पीछे ले लें, कोविड से 7-8 क्वार्टर पहले ले लें, तो तब से जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो ग्रीन शूट थ्योरी, वी शेक रिकवरी, लेकिन हो गई के शेप रिकवरी, तो ये सारी बातें तमाम होती आई हैं। लेकिन बहरहाल जो है अभी उम्मीदें अच्छी हैं, सेंटिमेंट इकोनॉमी के अंदर अच्छा है, एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन फिर से वहीं आता है इन्वेस्टमेंट को लेकर के। अब इसको हम थोड़ा सा और अंदर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो आरबीआई ने एक तरीके से जो मौद्रिक नीति की जो घोषणा के बाद आरबीआई ने जिस तरीके से कहा है कि जो आर्थिक वृद्धि दर तेज करने के लिए आरबीआई जो है वो किसी भी उपाय को करने के लिए तैयार है। तो एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा किस किस तरीके के ऑप्शंस हैं, आरबीआई किस किस तरीके के संकेत दे रही है, लेकिन बहरहाल इन्होंने किसी भी, यानी कि अब इसको आप ये लीजिए स्टिमुलस पैकेज से आप जोड़ लीजिए, आप एक तरीके से अपने जो रूल्स हैं इकोनॉमिक में, जिस तरीके से रेट्रो टैक्स को, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को इस तरीके से रिपील कर दिया गया है, तो यानी कि कॉर्पोरेट के लिए और ज्यादा जो है सहूलियत, और खास करके जो एमएनसीज हैं वो किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करें इंडिया के अंदर आकर के, तो उसके उपाय करने के लिए भी आरबीआई तैयार है। और इसमें एक चीज और जो है जो आप मिस कर सकते हैं वो ये है कि जब हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, जब हम एक्सपोर्ट को इंसेंटिव देंगे हमारे एक्सपोर्टर्स को, तो उस वक्त एक्सपोर्टर जो लॉबी है वो हमेशा इस कोशिश में रहती है कि जो रुपये की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी डॉलर के मुकाबले और कमजोर हो जाए। यानी कि आप इसके लिए तैयार रहें कि हमारी अगर रुपये का वैल्यू अगर थोड़ा सा गिरता है और उसका जो इम्पैक्ट है वो मार्केट्स पे भले ही पड़ेगा, बहुत बुरी तरीके से पड़ेगा, लेकिन उसका रोजमर्रा, क्योंकि इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे उससे, तो इसको भी आप याद रखें कि आरबीआई की, मैं आपको बता दूं कि आरबीआई की जो पूरी माइट है उसके बावजूद वो 1.5 रुपए के आसपास ही उसको स्टेबलाइज करने की क्षमता रखते हैं, अगर वो पूरी अपनी शक्ति लगा दें तो वो जब डिवैल्यूएशन करेंसी का होगा जो, और खास करके जो क्रूड होगा, तो उस वक्त आरबीआई के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसलिए उस वक्त आरबीआई क्या किस तरीके से इसको करेंगे वो देखने वाली
बात होगी बहरहाल, लेकिन बहरहाल जो है ये भविष्य की बात है, लेकिन एज एन इकोनॉमिस्ट आपको ये बातें पता होनी चाहिए और इनको आपको बैक ऑफ द माइंड इनको रखना चाहिए। जिस तरीके से पॉलिसी शेप होती हैं और जिस तरीके से इनके अंडर में जो है जो नहीं दिखता है लेकिन जो इनका मतलब होता है, तो आपको ये फर्क बारीक फर्क करना आना चाहिए एज एन एस्पिरेंट। तो इसके बाद जो है कि आरबीआई किसी भी उपाय को करने का तैयार है, तो ये उसी बात का इंडिकेशन है। अगर रुपी डिवैल्यूएशन होने लगा तो आरबीआई जो है, आरबीआई इस समय ऑल टाइम हाई गोल्ड रिजर्व्स के पास है, फॉरेन रिजर्व्स काफी अच्छे हैं, तो उन कदमों के लिए आरबीआई ने अपनी सहमति एक तरीके से बता दी है। यानी कि जो सेंटिमेंट है ये इंडस्ट्री को भी चला गया है कि अगर कुछ होगा ऐसा तो आरबीआई है हमारे साथ। तो इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो नीतिगत मोर्चे पर अधिक हलचल जो है देश की आर्थिक वृद्धि को की रफ्तार को सुस्त कर सकती है। तो अगर पॉलिसीज में अगर इंडिसीजन होता है या कुछ होता है तो उसको लेकर के जो आर्थिक वृद्धि ग्रह है इसमें, इसीलिए जो है आईएमएफ ने, गोल्डमैन सैक्स ने उन चीजों को उसको संदर्भ में कंसेंसस उसका एक तरीके से कंसर्न रखते हुए अपनी जो ग्रोथ रेट की जो प्रिडिक्शन है उसको कम किया है, और ऐसे थोड़ा सा कम नहीं किया है, 3% के आसपास का कम किया है आईएमएफ ने। इसके बाद अगर हम इसको बात लेके आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि दुनिया के जैसे कई सारे सेंट्रल बैंक, हमने पिछले लेक्चर में ही बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ जापान, रशियन बैंक्स, रशियन सेंट्रल बैंक, ब्राजील, हमने और बैंक ऑफ यूके, हमने इनकी सारी बातें की हैं। तो इसके बाद जो कई बड़े बैंकों के जो प्रमुख हैं वो इसी तर्ज पर एक तरीके से, जिस तरीके से जेरेमी पावल ने कहा था, तो उसी को आप इको देख सकते हैं या एक सिमिलर पैटर्न देख सकते हैं। तो उसी तरीके से आरबीआई के गवर्नर का भी कहना था कि जो आपूर्ति, यानी कि जो आपूर्ति संबंधी दिक्कतें, यानी कि सप्लाई साइड की जो दिक्कतें हैं, इसके कारण महंगाई में तेजी जो है अस्थायी है। तो ये ऑफिशियल वर्जन यूएस में भी दिया गया है, इसको रिप्लीट या रेप्लिका एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो सरकार अभी भी ये मान के चल रही है कि सप्लाई साइड की तरफ से जो है दिक्कतें इसमें जो आई हैं, और लेकिन ये जो है, ये जो महंगाई आई है, जिस महंगाई में तेजी आई है इन्फ्लेशन के अंदर, ये अस्थायी है। ये अमेरिका में भी यही कहा जा रहा है और हिंदुस्तान में भी यही कहा गया। अब इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में इस महंगाई को काबू में लिया जाएगा, और दूसरे लफ्जों में इसका मतलब ये है कि फिलहाल महंगाई के मोर्चे पे कोई राहत नहीं है। भले ही आंकड़ा आया है कि 3 महीने के अंदर इस वक्त सबसे कम महंगाई है, लेकिन अब फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है गणेश चतुर्थी के बाद, उस वक्त देखेंगे महंगाई कहाँ जाती है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सरकार का जो मानना है बहरहाल वो ये है कि आपूर्ति संबंधी दिक्कतों की वजह से महंगाई जो है इसमें तेजी आई है, लेकिन ये आरबीआई का मानना है कि ये अस्थायी होगी। इसके बाद जो बात निकल करके आती है, तो अगर बढ़ती महंगाई को देखते हुए आरबीआई ने जो है चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई का जो अनुमान है, अब इसमें आप गौर कीजिएगा कि इसमें हम बात करते हैं कि जो महंगाई का जो अनुमान है उसमें किस तरीके से आरबीआई ने अपने टारगेट्स को मॉडेस्ट रखा है, और वो मॉडेस्ट क्यों रखा है, इसके पीछे का जो साइंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है, इसमें सुनिएगा, इसमें जो बात निकल करके आती है कि जो आरबीआई की तरफ से चालू वित्त वर्ष के अंदर महंगाई का जो अनुमान है वो आपका 5.1% से बढ़ाकर जो है 5.7% कर दिया गया है। यानी कि आपने, लेकिन ये होगा एक्चुअली 6 के पार, जो रियल टाइम डेटा होगा और फ्यूचर में, और ये 5.1 का जो प्रतिशत था इसको बढ़ाकर 5.7 कर दिया है। अब बात निकल करके आती है कि वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में आरबीआई ने महंगाई दर 5.1% रहने की बात कही है। फिर से मैं बोलता हूँ, वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में, यानी कि उस वक्त जो होगी आरबीआई ने महंगाई दर जो है 5.1, यानी उस समय आपको लगेगा कि ग्रोथ जो है 17% पे जा रही है, महंगाई आपकी 5.1 हो गई है, उसके बाद इलेक्शन ईयर आ जाएगा 2024 का, तो उस वक्त ये सारी घटनाएं हो रही होंगी, तो एक तरीके से सेंटिमेंट आएगा इकोनॉमी के अंदर। तो उसको, लेकिन आपको एज एन स्टूडेंट, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, आपको बारीकियां पता होनी चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आंकड़ों के पीछे का सत्य क्या है। अब हम इसको आराम से समझते हैं। तो इसके बाद जो आरबीआई ने जो है चालू वित्त वर्ष के बाद महंगाई का अनुमान जो है 5.1% का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी इसको बढ़ाकर 5.7% कर दिया गया है। और जो ये 2023 के अंदर की जो पहली तिमाही है, इसमें आरबीआई जो है कहेगी कि 5.1% के आसपास की बात इसमें आएगी। और इसके बाद जो होगा एमपीसी महंगाई दर जो है 4%, यानी 2% कम या अधिक तक, इनका जो बैंड है 4 to 6% का, इसमें सीमित रखने का प्रयास इसमें लगातार करती है, और ये प्रमुख फंक्शंस में भी आता है इन्फ्लेशन को काबू में रखना। इसके बाद अब यह है कि इसमें कोई शक भी नहीं है कि एमसीपी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, महंगाई से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से पूरी तरीके से अवगत है। तो अब आप इसको आंकड़ों की तरफ से कह सकते हैं, लेकिन चुनौतियां इसमें बिल्कुल हैं, और आपको अब तक लगा होगा कि काफी चुनौतियां अभी भी हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, खासतौर से एम्प्लॉयमेंट के उसमें अंदर, डिमांड के अंदर, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट तो सरकार भी मान रही है। तो ये चुनौतियां छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौतियां, ये साइक्लिक अगर चली गई तो ये इकोनॉमी को और ज्यादा
इसमें जो है नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अभी और ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, क्रूड और जो इंस्टेबिलिटी इन मिडिल ईस्ट, जो ये सब तो फैक्टर्स हैं ही, हमेशा बने रहने वाले हैं। और फ्लाइट ऑफ कैपिटल मार्केट्स के लिए भी, भले ही मार्केट 16,500 पे जूम कर रहा है, उसकी भी मैंने रीजनिंग काफी दी है आपको, तो आप स्टॉक मार्केट के वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो इसके बाद जो है किस तरीके से इकोनॉमी में जो अनसर्टेनिटी का फैक्टर है, खासतौर से ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हमेशा बने रहना, इसीलिए वो चुनौतियों के लिए हम हमेशा तैयार हैं और हम कोई भी लोग इसको अपना सकते हैं। आरबीआई ने उसको उस जो अनसीन फैक्टर्स हैं फ्यूचर के, अनफोर्सीन है, उनके हिसाब से कहा है। तो अब इसमें अगर हम कहें, जैसे इंडियन इकोनॉमी जो है एशिया की जो है जिसको कहते हैं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन और जापान के बाद। इसके बाद जो है कि एक तरीके से अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखने लगे, तो इससे कोई इनकार नहीं है, हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, सुधार के संकेत दिखने लगे। अगर आप कंपनियों के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स देखें तो उसमें भी फायदा, उसको प्रॉफिट होता दिख रहा है काफी सारी कंपनीज को, अगर आप देखें तो। इसके बाद जो है कि अगर महंगाई बढ़ती रहे, तो यहाँ पे सवाल महंगाई को लेकर आ जाता है, तो अगर महंगाई बढ़ती रही और आर्थिक रफ्तार तेज होती गई, तो आरबीआई के पास समय से पहले उदार रवैया अपनाने का धीरे धीरे समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, तो इसमें होगा क्या, फ्यूचर में ऐसा होने ही वाला है। जहां तक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग हो रही है इकोनॉमी के इस वक्त, जो काफी हल्कों में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा ये, कि दुनिया भर की जो इकोनॉमी का जो सारा जो फैक्टर्स है, फ्यूचर की जो बात है वहां पर ये है एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट, कि जो इसमें जो है सुधार अभी दिखने लगे हैं। लेकिन अगर महंगाई पे अगर कंट्रोल नहीं हुआ और महंगाई लगातार बढ़ती रही, तो क्या होगा कि गवर्नमेंट को, जो आरबीआई है, इनको ये करना पड़ेगा, लिक्विडिटी को स्क्वीज करना पड़ेगा मार्केट के अंदर से, क्योंकि अगर तरलता बनी रहेगी तो महंगाई पे काबू नहीं पाया जा सकता। और ये बिल्कुल इसको, और कहीं उस वक्त ये इसको आप इसको देखें कि एक तरीके से परोक्ष रूप से डेफिसिट फाइनेंसिंग तौर पे आप इसे ले सकते हैं। मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लिक्विडिटी, अगर पैसा मात्रा में ज्यादा आता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है या डिमांड है, वो जो डिमांड है वो ज्यादा हो जाएगी, और जो आपके सप्लाई करने का जो, क्योंकि प्रोडक्शन तो उतना ही रहने वाला है या उसमें मामूली थोड़ा सा तेज होगा, लेकिन डिमांड जिस, तो आपके पास पैसा, और इन्फ्लेशन कहते भी यही है कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, तो उस वक्त जो होगा हमारी प्रोडक्शन ही कैपेसिटी कम हो जाएगी, पैसा काफी होगा, तो उस वक्त आरबीआई को लिक्विडिटी स्क्वीज करने के लिए इंटरेस्ट रेट के अंदर उसको खींचना होगा। तो अब बात ये निकल करके आती है कि अगर महंगाई बढ़ती रही, अगर इस पे लगाम ना लगी, और तो होगा क्या कि आर्थिक रफ्तार तेज भी होती गई, तो आरबीआई के पास समय से पहले, जो अभी उनका लिबरल व्यू है अनचेंज रखने का, धीरे धीरे समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो उस वक्त आपको इंटरेस्ट रेट में इसको थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन संकेत उस चीज के हमें इस बार से मिलने लगे हैं, अगस्त से। तो अगर आरबीआई दिसंबर 2022 में ऐसा नहीं कर सकती है, तो फरवरी 2023 के अंदर उसको ऐसा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इकोनॉमी जो होगी वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी। तो ये हमें एक इकोनॉमिक्स को समझने की बात है। अब इसको हम थोड़ा सा कंक्लूड कर लें तो हम ये देखते हैं कि एमपीसी की बैठक के बाद जो एक तरीके से नीतिगत वक्तव्य में कहा गया था कि एमसीपी महंगाई नियंत्रण करने में अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से वाकिफ है, ये रूटीन बातें हुई थी, और आर्थिक वृद्धि को मजबूत और संभावना बेहतर होते ही आवश्यक कदम उठाना शुरू कर देंगे। तो मैंने आपको यही बताया डिटेल से कि वो आवश्यक कदम किस किस चुनौतियों के लिए होंगे। चुनौतियां मैंने आपको बताई, कदम आरबीआई किस तरीके से उठाएगी, वहां पर उसके पास एक लिमिटेड ऑप्शंस हो जाएंगे उस वक्त। तो फिलहाल आरबीआई ने अपना एक तरीके से रुख साफ कर दिया है कि अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए वो किसी भी कदम से पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन चुनौतियां जो अर्थव्यवस्था की हैं, खास करके डिमांड, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, और एक तरीके से जो पॉलिसी मेकिंग होगी, यानी इकोनॉमी में अब बहुत कुछ नहीं किया गया। और उसके बाद जो हमारे यहाँ जो पॉवर्टी का जो लेवल है, वो आप देखें सीएमआई का डेटा जिस तरीके से बताता है, 23 करोड़ लोग आ गए नीचे। 80 करोड़ लोगों को सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से खुद कहना है कि वो उनको साल भर से एक तरीके से 5 किलो एक अनाज जो है, यानी कि पॉवर्टी का पैमाना देख लें और अर्थव्यवस्था की चुनौतियां देख लें और इसमें इंडस्ट्रियल का रुख देख लें, और जो क्वेश्चन वहीं पर रिपीट होकर आता है, महंगाई, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, डिमांड, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। तो इन चीजों के मद्देनजर आरबीआई ने जो है इस तरह की ये कोशिश की है। तो फ्यूचर में इसका क्या रिजल्ट होगा हम बताएंगे, लेकिन हमने आपको एज एन इकोनॉमिक्स ये बताने की कोशिश की है और ईमानदार कोशिश की है कि 2022 में क्या चुनौतियां हैं, फरवरी 2023 में क्या हो सकता है, उसके मद्देनजर आपको ये फोरकास्ट करने की क्षमता, खास करके जब आप आंसर्स लिखें, उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। चलिए आपसे नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।